इसकी जो उपयोगिता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि उपयोगिता क्या है, किस सेक्टर में किस तरीके से इसको उपयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट अपन लेकर के आते हैं उपयोगिता में, और इसका सबसे पहला उपयोग यहां पर अपन देखते हैं कि ई शासन के अंदर ई गवर्नेंस जिसको कहा जाए, आईटी की जो सुविधा है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पंजीकरण करवा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई जमीन है उसकी रजिस्ट्री वगैरह करवानी हो, स्टाम्प ड्यूटी जो लगती है उसका पे करना हो, ठीक है, तो आदि जमा करवाना, ठीक है, तो संपत्ति वगैरह का रजिस्ट्री वगैरह अगर करवानी है अपने को, या फिर कोई भी स्टाम्प ड्यूटी है वो अपने को पे करनी है, तो वो सब किससे करवा सकते हैं अपन? सूचना प्रौद्योगिकी के ई पंजीकरण सुविधा से करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कि ये जो उपयोगिता है सूचना प्रौद्योगिकी की, कि वो और कहां कहां पर जारी है और कहां कहां पर अपन उपयोग में इसको ले सकते हैं। तो ई शासन सचिवालय, सेक्रेटरीट की जो सुविधाएं होती हैं, तो सेक्रेटरीट की कौन कौन सी सुविधाएं होती है? सरकारी विभागों के मध्य नेटवर्क की स्थापना करना जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके। यानी सेक्रेटरीट जो होता है, अपना सेक्रेटरीट कहां पर है? जयपुर में सेक्रेटरीट है। तो सेक्रेटरीट जो होते हैं, सेक्रेटरीट काम क्या करते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं वो सभी के सभी किससे कनेक्टेड रहते हैं? सेक्रेटरीट से कनेक्टेड होते हैं। वहां पर क्या होता है? उनका हेड ऑफिस, या फिर मैं कहूं तो कि उनकी मेन ब्रांच वहां पर एक लगाई जाती है जो सभी संस्थाओं के डेटा को कलेक्ट करने का काम करती है। और उनका जो कलेक्शन ऑफ डेटा है उस डेटा को अपन क्या कर सकते हैं? किसी भी अन्य क्षेत्र के अंदर लागू कर सकते हैं या फिर उनका उपयोग कर सकते हैं। तो जो डिपार्टमेंट है उनकी सभी की सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए ई सचिवालय का उपयोग किया जाता है। क्लियर है बात? जितने भी डिपार्टमेंट है उन सबकी जो सूचनाएं हैं वो किसके पास होती है? अपनी सचिवालय में होती है। और वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? इन डेटाज को, यानी कि किसी भी सेक्टर के जो डिपार्टमेंट है उनके डेटा को देख सकते हैं। क्लियर? इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ई पुलिस, यानी पुलिस के क्षेत्र में भी अपन क्या कर सकते हैं? आईटी का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? जो पुलिस के क्षेत्र में आईटी का उपयोग होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो कौन होता है? दो प्रकार के डेटाबेस होते हैं। डेटाबेस का मतलब होता है कि आपका जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके अंदर डेटा को रखा जाता है। वो डेटा किन किन का हो सकता है? तो दो लोगों का डेटा हो सकता है। एक तो वहां के कर्मचारियों का, एक तो किसका हो सकता है? पुलिस के कर्मचारियों का डेटा हो सकता है, ठीक है। और दूसरा डेटा कौन सा होता है? जनता का डेटा होता है, जिसमें अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है कि भाई फलाना आदमी था और वो एक्सपायर हो गया, तो अब अपन देखें कि ये कहाँ का है, किस तरीके का है, ठीक है ना, कहाँ पर इसकी लोकेशन है, क्या काम करता था, तो वो सारे डेटा जो है वो कहाँ पर अपने को मिल सकते हैं? पुलिस के पास में मिल सकते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस का उपयोग अपन यहाँ पर पुलिस सेक्टर के अंदर भी कर सकते हैं, पुलिसिंग सर्विसेज के अंदर भी कर सकते हैं। ई न्यायालय, आजकल जो न्यायालय होते हैं, कोर्ट होते हैं, उनके अंदर जितनी भी फाइल्स चल रही होती हैं उनको हम लोग ऑनलाइन देख सकते हैं। मान लीजिए हमारा कोई केस है और वो किसी न्यायालय के अंदर पेंडिंग चल रहा है, तो हम उसकी कार्रवाई देख सकते हैं कि कहां तक कार्रवाई इसकी हो गई है और आगे की उसकी तारीख क्या है, ठीक है, क्या क्या सुनवाई हुई है, किस किस तरीके से सुनवाई हुई है, उसको अपन क्या कह देंगे? ई न्यायालय। यानी कि न्यायालय क्षेत्र जो है, कोर्ट जो परिसर है अपना, उसकी जो अपनी इंफॉर्मेशन होती है वो भी अपने को कहां पर मिल जाती है? सूचना प्रौद्योगिकी में मिल जाती है। नेक्स्ट अपना आता है ई प्रजातंत्र, जनता का शासन में भागीदार बनना। जनता का शासन में भागीदार बनना क्या कहलाता है? ई प्रजातंत्र कहलाता है, ठीक है। आजकल हम लोग देखते हैं कि जो दूर बैठे लोग हैं ना, वो भी क्या कर देते हैं? वोटिंग करते हैं। वो भी क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए भाई, और दूर तो नहीं जाए अपन, एक सिंपल सी टर्म को अपन समझे कि जो आजकल रियलिटी शो जो चलते हैं उसके अंदर आता है कि भाई ये सिंगर है ना, ये गा रहा है, इसको वोट करने के लिए आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के इसको वोट कर सकते हैं, या फिर ये मैसेज भेज करके आप क्या कर सकते हैं? इसको वोट कर सकते हैं। इसी तरीके से शासन के अंदर भी अगर लोगों की भागीदारी निभानी है, लोगों को भी शासन के अंदर अपने को सम्मिलित करना है, हम जो है वो गवर्नमेंट की किसी भी सुविधा के ऊपर अगर कोई भी कमेंट अगर डालना चाहते हैं, कोई भी अपन सजेशन देना चाहते हैं, तो वो सारी सुविधाएं भी अपन किससे ले सकते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी से ले सकते हैं। तो एक अपनी कौन सी उपयोगिता हो जाएगी इसकी? ई प्रजातंत्र, यानी शासन में जनता की भागीदारी होना ई प्रजातंत्र कहलाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ई शासन जो अपना होता है, ई गवर्नेंस जो अपना होता है, उसके लाभ क्या है? ई गवर्नेंस के क्या लाभ है? ठीक है, शासन के क्या लाभ होते हैं? देखिए, शासन का इलेक्ट्रॉनिक होने से लाभ क्या है? यह सभी नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। सभी नागरिकों को प्रदान करने वाली सुविधाओं को क्या कर सकता है? गुणवत्ता दे सकता है। जैसे मान लो कि मिड डे मील चल रहा है, या फिर मैं कहूं तो कि अन्नपूर्णा जो रसोई है,
इसका नाम आजकल तो बदल दिया होगा, इंदिरा रसोई कर दिया, ठीक है ना। इंदिरा रसोई के नाम से जो अपनी जो सुविधा चलती है, उसमें मान लीजिए कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, और आपने क्या कर दिया, सीएमओ को मेल कर दिया। क्या कर दिया, सीएमओ को मेल कर दी, शिकायत कर दी कि भाई ये जो सुविधा है ना, इसमें घोटाला हो रहा है, इसमें अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है। तो तुरंत वहां से क्या करेंगे, वो एक्शन ले सकते हैं। तो गुणवत्ता में क्या हुआ, सुधार हुआ। कोई भी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वो ढंग से नहीं चल रही है, आपको अगर कोई मान लीजिए इश्यू है, तो वो आप गवर्नमेंट से क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, ठीक है, जिससे गुणवत्ता में क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, ठीक है। यह नागरिकों को सेवा प्रदान करने की सुविधा सरल बनाता है। नागरिकों को जो सर्विसेज मिल रही है, उनको गुणवत्तापूर्ण जनता को प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है, ई गवर्नेंस का यूज किया जा सकता है। यह सरकारी प्रबंधन की विभिन्न स्तरों का विलोपन करता है, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सभी का प्रबंधन जो है उसको अच्छी तरीके से करने में सक्षम बनाता है। नागरिकों, उद्यमियों तथा निचले स्तर, उद्यमी कौन होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, नागरिक तथा बिजनेसमैन तथा निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों को सूचना प्राप्त करना आसान बनाता है। भाई कोई सुविधा चल गई कि उज्ज्वला योजना है, उसमें आपको 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। अब वो मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं है, आप जिसको मिलना चाहिए उसको तो पता ही नहीं है, तो वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में जो ई शासन है, ई गवर्नेंस है, वो क्या करता है, हमारी मदद करता है, ठीक। नागरिकों एवं उद्यमियों को कुछ दिनों या सप्ताहों की बजाय अल्पावधि यानी कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों या सेकंडों में सेवा प्रदान करता है। भाई पानी नहीं आ रहा है हमारे घर पे पानी नहीं आ रहा है, सारे के सारे बर्तन खाली हो गए, पिए भी किससे, अपन ने क्या कर दिया, तुरंत गवर्नमेंट को सूचना कर दी कि भाई इस एरिया के अंदर मैं हूं और यहां पर कोई भी पानी नहीं आ रहा है। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर देखें तो ये कोविड के अंदर हुआ था, कईयों के घर में खाना नहीं था, ठीक है, खाने को भोजन नहीं था, बाहर निकल नहीं सकते, तो वो क्या कर देते थे, फोन कर देते थे कि भाई साहब, गवर्नमेंट को फोन करते कि भाई साहब मेरे पास में क्या नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, तो तुरंत उसको क्या दिया जाता था, अनाज दिया जाता था। तो ऐसी सुविधाएं, तो इसी तरीके से अपन क्या कर लेंगे कि जो अभी जो वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं, उनको तुरंत अगर ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तुरंत अगर लागू करवाना चाहते हैं, तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके अंदर किसकी भागीदारी हो सकती है, ई शासन की भागीदारी है, ठीक। सरकारी निकाय की उद्यम प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और मूल्य साधक बनाता है, ठीक है। तो ये अपनी जो सुविधाएं हैं, ये किससे ली जा सकती है, ई गवर्नेंस से ली जा सकती है। गवर्नेंस के जो होते हैं वो लाभ होते हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो हमारे जो राजस्थान है, और या फिर मैं कहूं तो कि हमारा जो देश है, उसके अंदर कई सारे डिजिटल कार्यक्रम चलाए जाते हैं। क्या चलाए जाते हैं, डिजिटल कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अब वो जो कार्यक्रम है उनके बारे में अपन देखेंगे, कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है वो यहां पर चलाए जाते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। आपने देखा होगा डिजिटल इंडिया काफी चल रहा है, ठीक है, कि इंडिया को क्या बना दो, डिजिटल बना दो, चाहे इंटरनेट धीरे धीरे ही चले, चाहे वैकेंसी ना हो, आईटी का बना दो सबको, चाहे वैकेंसी ना हो, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जैसा अभी अपन ने देखा, सीख करके और कोई भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसमें अपने को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल लिहाज से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं में तब्दील करना है। यानी कि जो भी सुविधाएं अपना डिजिटल इंडिया से दी गई हैं, वो सुविधाएं हम लोग इंडिया में कोई भी प्रोग्राम यानी डिजिटल प्रोग्राम चला करके और प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया भारत सरकार की नई पहल है, यानी कि नई एक पहल लेकर के आए हैं ये लोग। और इसमें क्या करेंगे, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल लिहाज से, यानी डिजिटली कोई भी कार्य करना हो वो डिजिटल करें। ऐसा उन्होंने क्या किया है, एक प्रोग्राम बनाया है कि जो कार्य होना वो डिजिटल हो जाए, जिससे एक तो कागजी कार्रवाई जो होती है ना वो ना हो, डिजिटली किसी को भी सुविधाएं मिल जाए। ठीक है, सशक्त बनाने के लिए इन्होंने पहल की है, मोटा मोटी यही बात है। इसके तहत जिस लक्ष्य को पाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है वह है भारतीय प्रतिभा, यानी कि भारतीय प्रतिभा यानी आईटी के अंदर सूचना
प्रौद्योगिकी, ठीक है, कल का भारत, कल का भारत। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया के तहत जिस टर्म के ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हम लोग क्या कहेंगे? कल का भारत। क्या कहेंगे? कल का भारत, या फिर भारतीय प्रतिभा सूचना प्रौद्योगिकी। क्या कहेंगे? भारतीय प्रतिभा, किसमें? आईटी में। किसमें? आईटी में। कल का भारत यानी आज हम लोग आईटी सीखेंगे, सब काम डिजिटल करेंगे, तभी तो वो कल का भारत सूर्योदय होगा, नया सूर्योदय होगा जो डिजिटली चलता है। आजकल अपन देखें तो डिजिटली हो रहा है सब कुछ, ठीक है ना? तो सारे काम डिजिटल हो तो ये कल का भारत कहलाएगा, ठीक है। डिजिटल इंडिया एक व्यापक कार्यक्रम है, यानी कि बहुत ही ब्रॉड कार्यक्रम है, पूरे देश में लागू है, जो अनेक सरकारी मंत्रालयों और विभागों को कवर करता है। सीधी बात है कि सभी डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो क्या हो रहा है? डिजिटली कार्य हो रहा है। यह तरह तरह के आइडिया और विचारों को एकल एवं व्यापक विजन में समाहित करता है, ताकि इसमें हर विचार एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा नजर आए। छोटा सा भी अगर कोई काम होगा, छोटा सा भी अगर कोई काम हो, जैसे देखो कि अपने को एक छोटी सी बात यहां पर समझनी है। कचरा पहले भारत के अंदर काफी हुआ करता था, ठीक है। एक छोटी सी सोच है कि कचरा नहीं करना है, डस्टबिन में कचरे को रखना है। लेकिन ये प्रोग्राम क्या है? काफी विस्तृत प्रोग्राम है, पूरे भारत को स्वच्छ बनाने का प्रोग्राम था, ठीक है। तो सरकार कोई भी लक्ष्य लेकर के आए और उस लक्ष्य को एक विजन में तैयार कर दे कि ये जो विजन है ना, ये अपन लेकर के चलेंगे, सबका इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। तो वो फोकस कैसे होगा? बड़ा विजन कैसे बनेगा? जब सभी नागरिक, सभी जनता उसके अंदर सहयोग करे और अपने अपने विचार विमर्श जो है उनको सामने प्रकट करे, ठीक। तो डिजिटल इंडिया के तहत हमें यह सुविधा दी गई है कि जो भी विजन लिया जाता है उस विजन में सभी की भागीदारी हो, और सभी की भागीदारी के साथ में जो विजन है वो एक ब्रॉड विजन बने, व्यापक विजन बने। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय, यानी कि इसको प्रसारित कौन करता है? डिजिटल इंडिया को प्रसारित कौन करता है, कवर कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? तो वो DEITY यानी डाइट जिसको कहा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाना है। किसके द्वारा किया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को चलाया गया है। वही इस पर अमल समूची सरकार द्वारा किया जाना है। किसके द्वारा? सरकारों के द्वारा इसके ऊपर अमल किया जाना है। यानी सरकार जो अमल करेंगी वो किसके ऊपर अमल करेंगी? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाता है? किसके द्वारा? डाइटी के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। यानी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा चलाया जाता है। और सरकारें जो है वो ये जो यहां से प्लान तैयार करेंगे उसके ऊपर क्या करती है? कार्य करती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो, डिजिटल इंडिया का विजन 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। कितने क्षेत्रों पर? 3 प्रमुख क्षेत्रों पर जो है वो केंद्रित है। और ये 3 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? यह है हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचा तैयार करना। हर नागरिक के लिए, किसके लिए? हर नागरिक। भाई डिजिटल प्रोग्राम जो है ना वो 3 सेक्टर पर फोकस करता है। कौन कौन से? एक तो नागरिकों के ऊपर। किसके ऊपर? नागरिकों के ऊपर। दूसरा मांग पर संचालन। किसके ऊपर? मांग पर संचालन, यानी जिन जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों का क्या होना चाहिए? उसकी आपूर्ति होनी चाहिए। एवं सेवाएं, यानी कि सेवा क्षेत्र जितने भी है, जैसे शिक्षा है या फिर मैं कहूं तो अपना चिकित्सा क्षेत्र है, ठीक है, उनकी क्या करनी चाहिए? आपूर्ति करनी चाहिए कि भाई किन किन चीजों की कमी है, उन कमियों को क्या करो? दूर करो। और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, यानी नागरिकों को जितना ज्यादा डिजिटल बनाया जाए उतना ही कम है। मतलब जितने भी कार्य करें नागरिक, कैसा कार्य करें? डिजिटल ही कार्य करें। ताकि देखो डिजिटल कार्य करने से फायदा क्या है? डिजिटल कार्य करने से देखो पैसे की बचत होती है, यानी ट्रेवलिंग में जो खर्चा लगता है उसकी बचत होती है। इसके साथ में समय की बचत होती है कि आपको जाने आने के अंदर पता नहीं कितना टाइम लग जाए, ठीक है ना। 1 दिन खराब हो जाता है, 2 दिन खराब हो जाते हैं, 3 दिन। मैं अगर आपसे कहूं कि थोड़े दिन पहले की अगर बात अपन करें तो उसके अंदर जब हमें मान लीजिए मूल निवास या फिर जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता था तो हम लोग क्या करते थे? चक्कर लगाते थे अपन, ठीक है। तो अब वो काम नहीं है। अपन ई मित्र पर जाते हैं और क्या करते हैं? वहां से फॉर्म लेते हैं, फॉर्म को फिल करके 1-2 ग्रेजुएटेड अधिकारी होते हैं उनके सिग्नेचर करवा के और ई मित्र पर क्या कर देते हैं? अपन अप्लाई कर देते हैं, काम हो गया। तो समय की बचत हो गई, पैसे की बचत हो गई। इसके साथ में ही आपको जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उसके लिए आपको किसी भी तरीके का पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था?
भाई जो है घूस पानी चलता था, तो वो घूस पानी अब क्या है, बंद है, क्योंकि डिजिटल ही हो गया, जो भी साइन करेगा डिजिटल करेगा, तो किसी घूस पानी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपका पैसा भी बचत, पैसे की बचत होती है और इसके साथ में आपके समय की भी क्या होती है, बचत होती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, जो आपकी आईटी है उसकी उपयोगिता है कि किस तरीके से अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। कार्यक्रम की उपयोगिता, यानी डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम है इसकी उपयोगिता क्या है, डिजिटल कार्यक्रम जो है वो क्यों चलाया गया है, इसकी भी तो कोई उपयोगिता होगी, इसके फायदे भी तो होंगे। क्या फायदे हैं, देखिए, हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचे से में उपलब्ध है। क्या नागरिकों को सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक प्रमुख उपयोग के रूप में हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल पहचान अंकित करने का ऐसा उद्गम स्थल जो अनोखा, ऑनलाइन और हर नागरिक के लिए प्रमाणित करने योग्य है। यानी कि आपको एक तो क्या होना चाहिए, जो हाई स्पीड इंटरनेट है वो प्रोवाइड होता है, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो हाई स्पीड इंटरनेट क्या क्या है, हर एक क्षेत्र के ऊपर आपको लागू करवाना है, यानी कि आप लागू करवाते हैं, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत आप लागू करवाते हैं, ताकि हर नागरिक क्या कर सके, उस इंटरनेट का उपयोग करके सुविधाओं का लाभ ले सके। मोबाइल फोन व बैंक खातों की ऐसी सुविधा जिससे डिजिटल व वित्तीय मामलों में नागरिक की भागीदारी हो सके, साझा सेवा केंद्र तक आसानी से पहुंच सके, पब्लिक क्लाउड व साझा करने योग्य निजी स्थान और सुरक्षित साइबर स्पेस आपको मिल सके। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया जो है उसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या उपयोगिता है इसकी, कि हम किसी भी बैंकिंग सुविधा का यहां से क्या ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, यानी इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही जो साइबर सिक्योरिटी है उस साइबर सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके खाते से पैसे निकल गए, ठीक है ना, या फिर आपका जो खाता है उसके अंदर मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन है वो आपको शो नहीं कर रहा है, आप बैंक में जाकर के उसको शो करते हैं, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल से ही शो कर सकते हैं। तो ऐसी सुविधाएं जो है वो किसके तहत मिलेंगी अपने को, डिजिटल इंडिया के तहत इन सुविधाओं को बढ़ाने का लक्ष्य लिया गया है। और ये क्या होंगी, इसकी उपयोगिता है कि डिजिटल इंडिया के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, घर बैठे बैंकिंग सुविधाएं भी ले सकते हैं, या फिर ई शासन की सुविधाएं ले सकते हैं, ई शिक्षा की सुविधाएं ले सकते हैं, ई परिवहन की सुविधाएं ले सकते हैं, काफी सारी सुविधाएं अपन यहां से ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपनी यहां पर आती है डिजिटल कार्यक्रम के अंदर जो योजनाएं लागू की गई है वो योजनाएं कौन कौन सी है। तो देखिए, एक तो आपकी है डिजिटल इंडिया में 9 स्तंभ सम्मिलित है, कौन कौन से, जिसमें एक तो ब्रॉडबैंड हाईवे यानी हाई स्पीड इंटरनेट, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक एक्सेस, यानी कि मोबाइल की कनेक्टिविटी हर क्षेत्र के ऊपर हो और आप किसी भी कोने के अंदर जाए, अगर आप देश के किसी भी कोने पर जाए तो वहां पर आपको मोबाइल की सुविधा मिले। जनता इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, यानी कि जनता को क्या दे, इंटरनेट दे, ताकि वो उसको क्या कर सके, एक्सेस कर सके। ई गवर्नेंस तकनीकी के जरिए सरकार में सुधार, ई क्रांति सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करना, सभी के लिए सूचनाएं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, नौकरियों के लिए आईटी, जल्दी पैदावार कार्यक्रम, ये सभी एक मिश्रित कार्यक्रम है जो सभी मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों से जुड़े हुए हैं। भाई ये जितने भी 9 स्तंभ अपने यहां पर देखे हैं, ये 9 के 9 स्तंभ क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन ये किससे जुड़े हुए हैं, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और सरकारी कार्य हैं, जिसके अंदर अपने को यहां हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिले, मोबाइल की सुविधा मिले, तो कम्युनिकेशन से संबंधित हो गया डिपार्टमेंट। इसके साथ में अगर हमसे कहें तो जनता को क्या मिले, इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा मिले। इसके साथ में अगर कहा जाए तो जितनी भी अपनी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं वो अपने को मिले, ठीक है। या फिर इसके अलावा अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करना किसी भी सेवाओं को, वो अपने को मिले। सभी के सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन और नौकरियों के लिए जो है वो आईटी सेक्टर जो है वो उसका क्या किया जाए, उपयोग किया जाए। ये जो उद्देश्य है इनको लेकर के अपन किस में चलते हैं, डिजिटल इंडिया के अंदर लेकर के चलते हैं। तो डिजिटल भारत जो योजना है इसके अंदर इन जो है उद्देश्यों को रखा गया है, इन योजनाओं को रखा गया है ताकि इन योजनाओं का फायदा जनता को हो सके, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसके बाद अपन देखें तो कि ई मित्र एक सुविधा है। क्या है, ई मित्र एक सुविधा है। तो ई मित्र जो होता है उसके ऊपर अपन कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, किस किस तरीके से कार्य कर सकते हैं। ई मित्र सब लोग जानते हैं। ई मित्र राजस्थान द्वारा सरकार के विभिन्न कार्यों का फायदा उठाने के लिए सभी जिलों में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन कार्य करने के लिए बनाई गई एक ई गवर्नेंस योजना है। अगर हमसे कहा जाए कि ई मित्र जो है वो कैसी योजना है तो हमें क्या कहना है, ई गवर्नेंस योजना है। और इस ई गवर्नेंस योजना के द्वारा क्या किया जा सकता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन हर एक जिले के ऊपर जो है वो ये कियोस्क दिए गए हैं और वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, सरकार की सुविधाओं को
जनता काम में ले सकती है। ई मित्र द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा ये सरकार के विभिन्न कार्यों का फायदा उठाने के लिए सभी जिलों में ऑनलाइन या ऑफलाइन कार्य करने के लिए बनाई गई एक ई गवर्नेंस योजना है। ठीक है, क्या क्या योजना है, क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं ई मित्र से? जन्म, मृत्यु, विवाह, जाति प्रमाण पत्र, सरकारी योजनाओं में आवेदन, यानी कि अपन जो फॉर्म भरते हैं किसी भी वैकेंसी का, पानी बिजली के नए कनेक्शन, तो कनेक्शन लेते हैं तब भी अपन ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। या स्कूल कॉलेज की फीस भरनी हो तो वो भी क्या कर सकते हैं, ई मित्र से भरी जा सकती है। इसके लिए अब सरकारी ऑफिस, कॉलेज अथवा स्कूल के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ई मित्र कियोस्क तथा ई मित्र मोबाइल ऐप पर अब सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इन सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए कोई भी नागरिक ई मित्र कियोस्क पर जाकर आवेदन कर सकता है अथवा मोबाइल पर ई मित्र ऐप डाउनलोड कर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ई मित्र का उपयोग क्या है? वही उपयोग जो अपने को सबको पता है। ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन बिजली बिल जमा कर सकते हैं, बिजली कनेक्शन लेना हो तो वो भी क्या कर सकते हैं, वहां से अप्लाई कर सकते हैं, पानी का कनेक्शन लेना हो अप्लाई कर सकते हैं वहां से। ठीक है, तो ये सुविधाएं जो है वो ये क्या कर सकते हैं, अपन ई मित्र से ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें ई कॉमर्स, ठीक है, किसको कहा जाता है ई कॉमर्स? इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया गया लेन देन। इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया गया लेन देन किसका? वस्तुओं का। किसका? वस्तुओं का। किसके अंतर्गत आता है? ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, ई कॉमर्स जो होता है इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। देखो कौन कौन से पॉइंट है अपने कि इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य या ई वाणिज्य का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। ई वाणिज्य उन वृहद परास ऑनलाइन व्यापारिक कार्यों को इंगित करता है जिनमें उत्पाद एवं सेवा खरीदी व बेची जाती है। खरीदी जाती है या फिर क्या की जाती है, बेची जाती है। ई वाणिज्य उन सभी वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित है जिसमें दो या दो से अधिक पक्ष, एक तो व्यापारी हो सकता है और दूसरा कौन हो सकता है, ग्राहक हो सकता है, भौतिक संपर्क या भौतिक विनिमय के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्रिया करते हैं। ई व्यापार, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग आदि ई वाणिज्य के क्या है, भाग है। बात को समझना। ई बैंक, ई कॉमर्स जो होता है इसके अंदर होते कौन कौन है? देखो एक तो कौन होता है इसके अंदर, बिजनेस होता है। क्या होता है? एक तो बिजनेस होता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। यानी हमें कहा जा सकता है कि B2B क्या है, B2B क्या है, तो B2B को क्या कहेंगे अपन, बिजनेस टू बिजनेस कहेंगे। अगर एक व्यापारी किसी अन्य व्यापारी को कोई भी सामान बेचता है और वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बेचता है, यानी कि जो पैसा लेगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेगा और जो बेचता है वो भी किसके माध्यम से बेच रहा है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बेच रहा है, क्या कहलाएगा, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स कहलाएगा। ठीक है, एक अपना होता है बिजनेस टू कस्टमर या फिर मैं कहूं तो कंज्यूमर। क्या कहूं, कंज्यूमर। ठीक है, B2C। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, कोई भी बिजनेसमैन है वो किसी प्रोडक्ट को किसको बेच रहा है, नागरिकों को बेच रहा है, उसको क्या कहा जाएगा, B2C कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर कहा जाएगा या फिर कस्टमर इसको कह सकते हैं। ऑनलाइन हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं तो वो क्या है, ई कॉमर्स है। क्या है, ई कॉमर्स है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं आपसे कहूं कि ऑनलाइन हम लोग जो पैसा भेजते हैं फोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, ठीक है ना, या फिर किसी भी अन्य पे से, जैसे पेटीएम है, इसके माध्यम से पैसा अगर भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है, अपना ई कॉमर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, अपना ई कॉमर्स कहलाता है। बैंकिंग सुविधाएं अगर हम लोग लेते हैं, जैसे अपना SBI बैंक जो है उसका एक ऐप चलता है जिसका नाम है योनो ऐप। क्या नाम है, योनो ऐप। योनो ऐप है। ठीक, इस योनो ऐप से आप क्या कर सकते हैं, इस योनो ऐप से आप अपने खाते को मेंटेन कर सकते हैं, स्टेटमेंट देख सकते हैं, कब कितना पैसा निकलवाया, कितना जमा करवाया, सारी की सारी सुविधाएं हैं। अपने खाते से किसी अन्य को अगर आप पैसा भेज सकते हैं, किससे भेज सकते हैं, योनो ऐप से भेज सकते हैं। इसी तरीके से अपना क्या आता है, ई बैंकिंग। क्या आता है, ई बैंकिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप क्या कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं। अपने खाते से किसी अन्य को क्या कर सकते हैं, खाते में पैसा भेज सकते हैं। क्या कहलाता है, अपना ई कॉमर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ई कॉमर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर कोई भी व्यापार किया जाता है, उस व्यापार को किस नाम से जाना जाता है, ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इंटरनेट बैंकिंग। क्या है, इंटरनेट बैंकिंग। क्या होती है इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट के माध्यम से अगर आप अपने खाते को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। भाई ई कॉमर्स में क्या हो गया,
ई कॉमर्स के अंदर क्या हो गया कि आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा और उसका पेमेंट किससे किया, आपने किसी भी एसबीआई का योनो ऐप है, या फिर मैं कहूं तो गूगल पे है, फोन पे है, ठीक है, किसी भी यूपीआई से आपने क्या कर दिया, उसका पेमेंट कर दिया, क्या कहलाया, ई कॉमर्स कहलाया। इंटरनेट बैंकिंग से भी आप क्या कर सकते हैं, खाते में पैसे भेज सकते हैं, यानी कि जो भी आपका बिजनेसमैन है उसके खाते में क्या भेज सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं। अब ये जो पैसा भेजने वाली जो प्रोसेस है, मैं अगर आपसे कहूं कि आपको किसी एक खाते से दूसरे खाते के अंदर पैसा भेजना है, कोई आता है मान लीजिए, और वो कहता है कि आपको क्या भेजने हैं, पैसे भेजने हैं। अपन जाते हैं किसी शॉपकीपर के पास में और वहां से सामान खरीद लेते हैं, उसको जो पैसा भेजते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, वो जो पैसे का लेन देन है उसको किस नाम से जानेंगे अपन, ई बैंकिंग के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, ई बैंकिंग के नाम से जानेंगे। इंटरनेट बैंकिंग हमें अपने लगभग सभी बैंकिंग लेन देन और सेवाओं के लिए बैंक की शाखा में जाने की परेशानी से मुक्ति दिलाती है। इसके माध्यम से हम निम्न सभी बैंकिंग कार्य घर बैठे कहीं से भी संपन्न कर सकते हैं। बैंक में जाने की जरूरत नहीं है तो कोई नहीं जाता है आजकल, तो बैंक वो जो खाता होता है ना वही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर अपन जब देखते हैं ना कि भाई खाता कैसे नहीं चल रहा बैंक में जाकर के, तो वो बोलते हैं भाई साहब कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं करते हो आप, आकर के खाते को बंद कर देते हैं। फिर से अपन आईडी जमा करवाते हैं और फिर से क्या करवाते हैं, खाते को चालू करवाते हैं। यानी इतना ज्यादा यूपीआई का हम लोग क्या करने लग गए, उपयोग करने लग गए कि बैंक में आजकल जाते ही नहीं है। ठीक है, पैसा आया तो वो भी किस में ले लेते हैं अपन, यूपीआई में ले लेते हैं, और पैसा जाता है तो भी किससे कर देते हैं, यूपीआई कर देते हैं, फोन से एक लेन देन कर देते हैं, ई बैंकिंग कहलाता है। ठीक है, अपने खाते में किसी अन्य के खाते में पैसे भेजना, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हम किसी भी दूसरे व्यक्ति के खाते में तुरंत पैसे भेज सकते हैं। आजकल कई बैंक कई प्रकार की नई सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं जिसमें पैसा पाने वाला के पास में अपना बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है, वह सिर्फ अपने मोबाइल के उपयोग से किसी भी एटीएम से पैसे निकाल सकता है, पैसे निकाल सकता है। ठीक है, तो कई सारे बैंक ऐसे हैं जिसको जरूरत नहीं है ऐसा कि आपके पास में खाता ही हो, आपके पास में क्या हो, खाता हो। केवल आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन से क्या कर सकते हैं, पैसा निकलवा सकते हैं एटीएम में जाकर के। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें अपन अपने खाते की शेष राशि की जानकारी लेना। और भाई स्टेटमेंट आ गया, अपने खाते में हुई लेन देन की बैंक स्टेटमेंट देखना। नया एफडी या अन्य खाता खोलना, कोई खाता अगर खोलना चाहते हैं वो भी किससे खोल सकते हैं अपन, उस बैंक से, जिस बैंक में खाता है उस बैंक की एप्लीकेशन से आप क्या कर सकते हैं, खाता खोल सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली पानी डिश टीवी सभी का क्या कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। अपने खाते का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, चेक बुक ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, सारी सुविधाएं कर सकते हैं, अपने को सबको इन चीजों का पता है, क्यों टाइम पास करें। नेक्स्ट अपन देखें तो बैंक से किसी भी उपलब्ध बैंकिंग सेवा की मांग करना या शिकायत दर्ज करवाना कर सकते हैं। एप्लीकेशन से क्या नहीं होता है भाई, जैसे मान लीजिए एसबीआई की एप्लीकेशन है तो उससे क्या नहीं होता है, सारी चीजें हो सकती है। बैंक में जाकर के जो सुविधाएं ले सकते हैं वो सभी सुविधाएं अपन क्या कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन से ले सकते हैं। तो शिकायत वगैरह दर्ज करवानी हो वो भी यहाँ से करवा सकते हैं कि भाई मेरा खाता का मायने जो है पिसा ही शो को नहीं कर रही हो। ठीक है, अटक अटक के चल रही है थारी एप्लीकेशन, आपकी सुविधाएं हैं वो अटक अटक के चल रही है, सही करो इसको, तो सामने से जवाब आ जाता है, हाँ सर 24 घंटे के अंदर ये हो जाएगा। ठीक है, अपने खाते की जानकारी देखना, उसमें कुछ परिवर्तन करना, कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, यहां से घर बैठे कर सकते हैं। शेयर बाजार, उसके विभिन्न निवेश ऑनलाइन करना, शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, अपने खाते से पैसे कट जाएंगे, शेयर मार्केट में चले जाएंगे। बस रेल व अन्य टिकट के भुगतान करना, अपना टैक्स व अन्य भुगतान ऑनलाइन करना, ऑनलाइन डीडी जमा करवाना, फॉर्म भरना। ठीक है, अपने लोन व अन्य खातों को वितरण देखना कि लोन के अंदर कितने पैसे आए, अपन ने कितने पैसे लिए थे, कितने को भुगतान कर दिया, कितने बाकी है। जीवन बीमा, वाहन बीमा, अन्य बैंकिंग सेवाएं और उत्पाद ऑनलाइन खरीदना, तो ऑनलाइन अपन खरीद सकते हैं। ठीक है, ये सारी सुविधाएं अपन किससे कर सकते हैं, ई बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इसी के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी आज शक्ति एवं विकास का प्रतीक बन गया है। हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र आज सूचना प्रौद्योगिकी से अछूता नहीं रहा है। ई शासन आम नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकार के साथ अन्याय, ठीक है ना, इंटरेक्शन, ठीक है, कर मन वांछित सेवा लेने की सुविधाओं को अपने अंदर समाहित करता है। ईमेल एवं इंटरनेट के माध्यम से आम जनता की शासन में भागीदारी को बढ़ावा देना तथा शासन को सुगम बनाना, सरल एवं सुधारना ई शासन का क्या है, अंतिम लक्ष्य है। ई शासन में गुणकारी व मूल्य साधक सेवाओं की सूचनाएं तथा ज्ञान को शासित नागरिकों तक पहुंचाने के लिए कंप्यूटर की नवीन तकनीकों तथा संचार तकनीकों जैसे इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, सबको पता है। डिजिटल इंडिया, यहां से देखना, डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल लिहाज से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है।
ध्यान में रखना, ये लाइन पूछी जा सकती है। बाकी चीजें तो अपनी है, अपनी ज्ञानवर्धक चीजें हैं जिनका ज्ञान हमें पहले से होता है, ठीक है। तो यहां से अपने को पूछा जा सकता है कि भारत सरकार का की जो नई पहल है डिजिटल इंडिया, उसके अंदर क्या किया जाना संभव है। तो भारत को डिजिटल लिहाज से सशक्त समाज और ज्ञान तथा अर्थव्यवस्था में तब्दील करना इसका क्या है, मुख्य लक्ष्य, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो डिजिटल इंडिया एक व्यापक कार्यक्रम है जो अनेक सरकारी मंत्रालयों और विभागों को कवर करता है। इस तरह के आइडिया और विचारों को सकल, ये आ गया था पहले, ठीक। डिजिटल इंडिया से संबंधित अपनी सारी चीजें आ गई थी। अब यहां पर अगर अपन देखें तो देखिए, ई व्यापार जो है या फिर ई बैंकिंग, ई शॉपिंग आदि ई वाणिज्य के ही भाग हैं। ये क्या है, ई वाणिज्य के भाग हैं, ई कॉमर्स के भाग हैं, ठीक है। अगर हमसे कहा जाए कि भाई जो ई व्यापार है, ई बैंकिंग है, ई शॉपिंग है, ये किसके भाग हैं, ये किसके भाग हैं, तो हमें क्या कहना है, ई वाणिज्य के भाग है। बात की थी अपन ने ई वाणिज्य की, सारी चीजें इसमें आ रही थी। भाई ई कॉमर्स क्या है, तो ई कॉमर्स के अंदर व्यापार होता ही है, कोई चीज खरीदते हैं व्यापार होता है, उसका जब अपन पेमेंट करते हैं तो क्या हो गया, ई बैंकिंग हो गया। इसके साथ में शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग और व्यापार एक ही बात है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें क्या कहलाती हैं, अपनी ई कॉमर्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अपनी ई कॉमर्स कहलाती हैं, ठीक है। व्यापार में आईसीटी के उपयोग से, आईसीटी का मतलब क्या हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी, क्या हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी, उत्पाद की लागत में कमी तथा ग्राहकों की भागीदारी में बढ़ावा मिला है। आईटी से किस तरीके से बढ़ावा मिल सकता है भाई, प्रोडक्शन में। सबसे पहली बात तो यह कि प्रोडक्शन में की क्षमता में बढ़ोतरी कैसे हो सकती है, मशीनों के प्रयोग से। आजकल हम लोग देखते हैं कि जो भी कार्य हो रहा है वो मशीनों से हो रहा है। किससे हो रहा है, मशीनों से हो रहा है। कंप्यूटर से ऑपरेट होता है और उसके बाद में क्या हो जाता है, जो मशीन है वो ऑपरेट होती है, इंसानों की जरूरत ही नहीं रहती है। इंसानों से भी ज्यादा क्या करती है वो, 100 गुना या फिर मैं कहूं तो 1000 गुना क्या कर सकती है, कार्य कर सकती है। तो जो क्षमता है वो बढ़ी है। लागत में कमी आई है, तो लागत में कमी आएगी ही। शुरू में अपन ने एक मशीन बना ली और उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, 1000 लोगों जितना कार्य उस अकेली मशीन से करवाते हैं, ठीक है। तो लागत में क्या आ गई, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। इसके साथ ही ग्राहकों की भागीदारी को बढ़ावा मिला है। ग्राहक ज्यादा बनेंगे ही बनेंगे। आप प्रचार ही इतना ज्यादा कर देते हो सोशल मीडिया के ऊपर कि देखते देखते मन थक ही जाता है और बाद में कहते हैं यार मंगवा लियो आ चीज, तो ठीक है। तो ग्राहक क्या बन गए, आपके ज्यादा बन गए। इसके बाद में किसी भी बैंक द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को किसी भी स्थान से कंप्यूटर, मोबाइल या किसी अन्य यंत्र के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग करना जो है इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है, ठीक है। तो बैंकिंग सुविधाओं को अगर अपन लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, अपना क्या कहलाता है, अपना इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके के द्वारा सीखने, प्रशिक्षण या शिक्षा के प्रोग्रामों का प्रतिपादन करना ई लर्निंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ई लर्निंग कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसे ई लर्निंग कहा जाता है। आप ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आकर के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो ये क्या कहलाती है, ई लर्निंग कहलाती है। क्या कहलाती है, ई लर्निंग कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखिए, ई लर्निंग में इंटरनेट एक्स्ट्रानेट, ऑडियो व वीडियो टेप, उपग्रह प्रसारण, इंटरैक्टिव टेलीविजन, सीडी रोम आदि के द्वारा विषय वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है। भाई ऑनलाइन पढ़ाई कैसे हो सकती है, मैं अगर आपसे कहूं कि ई लर्निंग जो है वो आप कैसे कैसे कर सकते हैं, तो एक तो आप इंटरनेट से कर सकते हैं, यानी गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च वर्च करते हैं और वो देखते हैं, वो ई लर्निंग हो गई। दूसरा, आप ऑडियो यानी इंटरनेट एक्स्ट्रानेट से, ठीक है, यानी जो भी आपको एक्स्ट्रानेट अपन किसको कहते हैं कि जो एक सीमित एरिया के अंदर कार्य करता हो। एक तो होता है इंटरनेट और एक होता है एक्स्ट्रानेट, जो एक सीमित एरिया के अंदर अपना काम करता हो। उस इंटरनेट से अपन क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। एक्स्ट्रानेट से अपन क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो टेप, ऑडियो वीडियो टेप का क्या मतलब हो गया, जैसे आजकल अपन देखते हैं ना कि गाने सुनने के लिए अपने पास में क्या आते हैं, टेप आते हैं, ठीक है। उसी तरीके से बीच में थोड़े दिन पहले चला था कि उसके अंदर ऑडियो जो है ना वही केवल आपको सुनाई दे, वही केवल आपको क्या दे, सुनाई। तो कानों में हेडफोन डाल लेते हैं और उसके बाद में सुनते रहते हैं, हाँ भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान को वृहद राजस्थान कब कहा गया, सुनते रहते हैं केवल, ठीक है। वो हो गया ऑडियो टेप। वीडियो टेप यानी कि मैं आपको मान लीजिए सीडी बना करके भेज दूं, मैं आपको क्या बना करके भेज दूं, सीडी बना करके यहां से भेज दूं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, वीडियो टेप कहलाती है। क्या कहलाएगी, वीडियो टेप कहलाएगी। तो आप जो ई लर्निंग है वो किससे कर सकते हैं, ऑडियो टेप से या फिर वीडियो टेप से कर सकते हैं। उपग्रह प्रसारण यानी उपग्रह प्रसारण का मतलब हो गया कि टेलीविजन के ऊपर काफी सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उन कार्यक्रमों के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, यानी बच्चों के लिए सबसे ज्यादा ये कार्यक्रम चलते हैं। जैसे अपन देखते हैं ना, तो जो टीवी चैनल अपने होते हैं
उनके अंदर एक चैनल ही ऐसा होता है जिसके अंदर आपको जो है वो पढ़ाया जाता है। आपको क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? उपग्रह प्रसारण कहलाता है। इंटरेक्टिव टेलीविजन, ठीक है, यानी टेलीविजन के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं तो उसको इंटरेक्टिव टेलीविजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सीडी रोम, यानी मैं सीडी बना करके आपको भेज दूं, तो वीडियो टेप हो या सीडी हो, कोई भी मैं बना करके आपको भेज देता हूं। भाई टेप तो कौन सा हो गया, जो वीसीआर की कैसेट नहीं आती थी क्या, जिसमें रील लगी हुई रहती थी, वो तो हो गई वीडियो टेप। वो बना करके भेज दूं या फिर सीडी बना करके आपको भेज दूं, तो वो जो कार्य कर सकते हैं वो अपन कहां से कर सकते हैं? ई लर्निंग के अंदर कर सकते हैं, यानी इसको ई लर्निंग के अंतर्गत रखा गया है। आदि के द्वारा विषय वस्तु का प्रतिपादन किया जा सकता है। ये हो गया ई लर्निंग। इसके बाद में देखिए अपना आता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या आता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अपने से फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि भाई सीएडी का पूरा नाम क्या होता है, तो हमें क्या कहना है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहना है। क्या होता है इसमें? कैड में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न सॉफ्टवेयर की सहायता से आर्किटेक्चर डिजाइन बनाए जा सकते हैं। जैसे नक्शे वगैरह नहीं बनाते, बिल्डिंग का नक्शा बनाते हैं, पहले ही नक्शा बनकर के आ जाता है कि मालडो घर यहाँ को बनाएगो, ठीक है ना, तो वो फोन के अंदर पहले से दे देते हैं कि भाई अपडो घर है ना, वो यहाँ को बनागो, सन दिखाता रहा यहाँ को बनागो, ठीक है। बाद में पिसा पासा का कमी से वो और के आने को नक्शो ले ले, ठीक है। लेकिन अगर पैसा हो तो वो वैसा ही क्या बनता है, उसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो नक्शा वगैरह अगर बनाना चाहते हैं तो वो किससे बनाते हैं? अपन कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर से बनाते हैं। इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि सीएडी जो है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो आर्किटेक्चर के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, नक्शे वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग डिजाइन तक सभी तरह की डिजाइन कम समय में एवं सही माप के साथ तैयार की जा सकती है। क्लियर? ठीक है, तो यहां तक अपना क्या है, अपनी जो है सीएडी जो है वो कंप्लीट होता है। तो ई लर्निंग किसे कहते हैं? इंटरनेट के द्वारा पढ़ना या फिर ऑनलाइन पढ़ना, कंप्यूटर से पढ़ना, टेलीविजन से पढ़ना, रेडियो से पढ़ना, किसी टेप से पढ़ना या फिर किसी सीडी डीवीडी से पढ़ना, ये सारा तो ई लर्निंग के अंदर आ जाएगा। और कैड के अंदर क्या हो जाएगा? किसी भी कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी आर्किटेक्चर में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजीनियरिंग क्षेत्रों के अंदर जो इस्तेमाल की जाती है सुविधा, आर्किटेक्चर जो अपना डिजाइन वगैरह बनाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? कैड कहते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।